Hello everyone. We are starting with chapter Concept of Supply. ऐसा समझ लीजिए कि जीएसटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है सप्लाई। जीएसटी लगता ही कब है? अगर गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज की सप्लाई हो गई तो जीएसटी लगता है। सप्लाई ही वो वर्ड है जिसपे पूरा का पूरा जीएसटी डिपेंडेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में क्या क्या देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, हम इसमें सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 7। यह आपको बताता है डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या होता है, फिर इस डेफिनेशन में ही तीन चीजें कवर्ड हैं, वो हम देखेंगे। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। हालांकि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 का रेफरेंस सेक्शन 7 में है, इसलिए मैं इसके अंदर ही इसको लिख रहा हूं। आप ये तीनों शेड्यूल देखेंगे। व्हाट इज शेड्यूल 1? सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। अगर आप बिना कंसिडरेशन के सप्लाई करेंगे तो भी वो सप्लाई कहलाएगी और जीएसटी लगेगा। मतलब मैंने कुछ दिया, बदले में कुछ लिया नहीं, तो भी जीएसटी लगेगा। तो दिस इज शेड्यूल 1। एक्ट ईदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसका क्या मतलब है? अब एक पर्टिकुलर एक्ट या तो गुड्स कहलाएगा या तो सर्विसेज कहलाएगा। ओल्ड रिजीम में बहुत परेशानी थी। क्या आपको पता है जीएसटी आने से पहले एक पर्टिकुलर एक्ट को हम गुड्स और सर्विसेज दोनों भी कहते थे कभी कभी। मैं एग्जांपल से समझाता हूं इस बात को आपको। सॉफ्टवेयर, ओल्ड रिजीम में सॉफ्टवेयर पे को गुड्स और सर्विसेज दोनों ही माना गया था। ओल्ड रिजीम में टैक्सेस कैसे लगते थे पता है? हम सॉफ्टवेयर की डिस्कशन कर रहे हैं। ओल्ड रिजीम में गुड्स पे लगता था वैट और सर्विसेज पे लगता था सर्विस टैक्स। ये जो वैट की रेवेन्यू होती थी वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलती थी और सर्विस टैक्स की रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट की होती थी। जो सॉफ्टवेयर होता था सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी कि ये सर्विस है। सॉफ्टवेयर क्या है? ये कोई गुड्स थोड़ी ना, ये तो सर्विस है और इसलिए इस पे लगेगा सर्विस टैक्स। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट कहती थी नहीं भाई, सॉफ्टवेयर भी तो डब्बे में सामान की तरह ही बिकता है, गुड्स की तरह। आप एंटीवायरस की सीडी लेने जाइए किसी दुकान पे तो बॉक्सेस में ही तो क्विक के बॉक्सेस पड़े रहते हैं दुकानदारों के पास, वो निकाल के देते हैं। टैली का सॉफ्टवेयर वो भी बॉक्सेस में पड़ा होता है। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट कहती थी हम तो इसको गुड्स ही मानते हैं, ये पैकेज प्रोडक्ट की तरह तो बिकता है सॉफ्टवेयर भी, तो इसलिए हम इस पे क्या लेंगे? वैट। अब ये क्या बदमाशी है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बात कहेगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग बात कहेगी और दोनों आपस में लड़ाई करके दोनों टैक्सेस लेंगे। मतलब ये तो बिल्कुल ये बात हो गई कि योगी कुछ और बोल रहे हैं, मोदी कुछ और बोल रहे हैं और दोनों टैक्स वसूल रहे हैं एक ही चीज का, अलग अलग नाम से। ये हो रहा था ओल्ड रिजीम में। जीएसटी ने इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जीएसटी में एक शेड्यूल बना दिया गया है, शेड्यूल 2, जो कहता है कि एक पर्टिकुलर आइटम को हम ईदर गुड्स या फिर सर्विस ही कहेंगे, दोनों वाला पंगा अब नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे? तीसरा शेड्यूल क्या है? नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज। थर्ड शेड्यूल जो है वो ये कहता है कि ना तो हम इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। मतलब अब इस पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये पर्टिकुलर सप्लाई ना तो गुड्स की सप्लाई है ना सर्विसेज की सप्लाई है। अब जैसे इसमें गवर्नमेंट ने क्या डाल दिया है, किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके बाद हम क्या क्या करते हैं?
उसे जलाने की सर्विस लेते हैं या फिर उसे गाड़ने की सर्विस लेते हैं, हम पुजारियों से पूजा उजा कराने की सर्विसेज लेते हैं। इन सब को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। बेसिकली गवर्नमेंट उस पर जीएसटी नहीं लेना चाहती है। तो यानी जो पंडित जी आके क्रियाक्रम पूजा करेंगे उसके जो चार्जेस लेंगे उस पर जीएसटी नहीं लेंगे। राइट? क्यों? क्योंकि वो क्या दे रहे हैं, वो गुड्स दे रहे हैं कि सर्विसेज। गवर्नमेंट कहती है हमारी वो कुछ नहीं दे रहे हैं। दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्योंकि आपको एक बात दिमाग में बैठा लेनी होगी कि इफ इट इज गुड्स एंड सर्विसेज और उसकी सप्लाई हो रही है तो जीएसटी लग जाएगा। तो गवर्नमेंट कह रही है ये तो नीदर गुड्स की सप्लाई है नॉर सर्विसेज की सप्लाई है। तो भाई अगर कोई चीज गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लग सकता, क्योंकि जीएसटी लगता किस पे है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तो शेड्यूल 3 में जो भी चीज आप पढ़ेंगे वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, ऐसे समझ लीजिए। शेड्यूल 1 में जो चीज आप पढ़ेंगे वो बिना कंसिडरेशन के अगर सप्लाई हो रही है तो भी जीएसटी लगेगा। शेड्यूल 1 में कहता है हम सप्लाई मानेंगे अगर बिना कंसिडरेशन के है तो भी। और शेड्यूल 2 तो एक क्लैरिटी है कि ये पर्टिकुलर एक्ट गुड्स है कि सर्विस है। राइट? अच्छा, क्या हमें गुड्स और सर्विसेज की क्लासिफिकेशन जानना जरूरी है? क्योंकि चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, लगना तो जीएसटी ही है। तो जान के क्या करेंगे? जानना आज की तारीख में जरूरी है, शायद कुछ समय बाद ये जरूरत पड़े ही ना। आज हमारे देश में जीएसटी का कानून गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे है, जीएसटी ही लगता है, लेकिन जीएसटी के रेट अलग अलग है। 5% का रेट है, 12% का रेट है, 18% का रेट है, 28% का रेट है। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि वो पर्टिकुलर एक्ट गुड्स है कि सर्विस है, ताकि हम ये जान पाए कि उस पर सही रेट ऑफ जीएसटी क्या है। हरी बात समझ में? रेट ऑफ जीएसटी सही जानने की। अगर हमारे देश में सिर्फ एक जीएसटी का रेट होता है 12% और गुड्स एंड सर्विसेज सब पे 12% जीएसटी लगता है, क्या आपको जरूरत पड़ती है जानने की ये गुड्स है कि सर्विस है? जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे जान के? अरे चाहे कुछ भी हो, लगना तो 12% जीएसटी है, तो जरूरत क्या है जानने की? आ रही है बात समझ में कि आज हमें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जीएसटी के रेट अलग अलग है हमारे देश में। तो ये हो गई सेक्शन 7 की बात, जिसके अंदर 3 शेड्यूल भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम सेक्शन 8, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट और मिक्स दोनों में अंतर होता है, लेकिन दोनों का अगर ब्रॉडर तरीके से बात करें तो इन दोनों का मतलब यह है कि अगर एक से अधिक सप्लाई एक सिंगल पैकेज फॉर्म में जाती है, जैसे आप देखते हो मार्केट में इस तरीके के कॉम्बोज बिकते हैं, जैसे बेल्ट और पर्स एक पैकेट में बिक रही है और मिला के उसका दाम है 500 रुपया। देखा है कि नहीं? टूथब्रश, टूथपेस्ट एक बॉक्स के अंदर पैक है 50 रुपए में। तो जब एक से अधिक प्रोडक्ट एक डब्बे में एक बॉक्स में पैक होके जिसपे एक प्राइस है, दोनों का मिला के एक ही प्राइस है, इस तरीके से बिकते हैं तो उसे कंपोजिट या मिक्स सप्लाई कहा जाता है। हमें क्यों जरूरत है ये जानने की कि कंपोजिट है कि मिक्स सप्लाई है, मैं आपको बताऊं, ताकि हम सही जीएसटी का रेट डिटरमिन कर सकें। जरा सोच के देखिए कि अगर 500 रुपए में बेल्ट और पर्स दोनों बिक रही है, बेल्ट का जीएसटी रेट कुछ और है, पर्स का जीएसटी रेट कुछ और है, तो 500 रुपए पे जीएसटी कौन सा लगेगा, पर्स वाला कि बेल्ट वाला? ये तो बात सोचने वाली हो गई कि दोनों मिला के अगर बिक रहा है और 500 रुपए एमआरपी है, अलग अलग बताया भी नहीं जा रहा है बेल्ट कितने का पर्स कितने का, तो जीएसटी कौन सा लगेगा? बेल्ट वाला लगाएं कि पर्स वाला लगाएं? या सोच के देखिए, एक डब्बे में ब्रश और पेस्ट दोनों है और वो 50 रुपए का आइटम है, तो इस पे जीएसटी कौन सा लगेगा? अगर ब्रश का जीएसटी रेट अलग है और पेस्ट का अलग है, तो इस पे रेट कौन सा लगेगा जो पैकेज बॉक्स है जिसमें दोनों आइटम है? इस बात को सीखने के लिए हमें समझना पड़ता है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि अगर एक से अधिक प्रोडक्ट पैकेज फॉर्म में कॉम्बो की तरह सेल हो रहे हैं मार्केट में सिंगल प्राइस पे, तो जीएसटी का रेट क्या होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है। टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है? द इवेंट रिजल्टिंग इन टैक्स लायबिलिटी।
द इवेंट रिजल्टिंग इन टैक्स लाइबिलिटी, वो इवेंट जिसकी वजह से टैक्स लाइबिलिटी खड़ा हो जाएगा, वो क्या है? सप्लाई। पुराने जो सिस्टम चल रहे थे, पुराना टैक्सेशन सिस्टम जो चल रहा था, उसमें क्या था कि जो टैक्सेबल इवेंट था इन वेरियस स्टैट्यूट्स, बहुत सारे कानूनों में, दैट वाज प्रोन टू कैटिना। कैटिना मतलब होता है सीरीज ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब अलग अलग इंटरप्रिटेशन चल रही थी, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ रही थी। लंबा लंबा लिटिगेशन चल रहा था। लिटिगेशन मतलब कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे थे। मैं आपको एक बात बताता हूं, ओल्ड रिजीम की बात करते हैं। ओल्ड रिजीम में वैट लगता था, ठीक है, ओल्ड रिजीम में वैट लगता था, ठीक है, और वैट डेयरी प्रोडक्ट पे जो था वो था निल। दूध, दही, मक्खन, मलाई, ये सब पे, डेयरी प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं था, ठीक है, वैट नहीं था। लेकिन आइसक्रीम पे जीएसटी थी, वैट था, कुछ ना कुछ परसेंटेज था, आई डू नॉट रिमेंबर, कुछ ना कुछ परसेंटेज था, 0% डैश परसेंटेज। और मैकडोनल्ड का केस, मैकडोनल्ड जो आइसक्रीम बेचती थी उस पे टैक्स नहीं लेती थी, उस पे टैक्स नहीं लगाती थी, कहती थी ये निल है। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम को कहती थी ये डेयरी प्रोडक्ट है, भाई ये भी तो दूध का बना प्रोडक्ट है, इट्स एन डेयरी प्रोडक्ट, और इसलिए आइसक्रीम पे वो टैक्स नहीं लगाती थी। मैकडोनल्ड का ये केस 10 साल कोर्ट में चला। क्या आप मान सकते हैं? 10 साल कोर्ट में चला। मतलब कोर्ट को 10 साल लग गया ये फैसला सुनाने में कि जो मैकडोनल्ड की आइसक्रीम है वो बेसिकली आइसक्रीम है कि डेयरी प्रोडक्ट है। बस जरा सोच के देखिए, इस बात को डिसाइड करने में कोर्ट ने 10 साल ले लिया कि मैकडोनल्ड क्या बेच रही है, आइसक्रीम बेचती है कि डेयरी प्रोडक्ट बेचती है। तो वही बता रहा है कि पुराने स्टैट्यूट में तो बड़ी सारी लिटिगेशंस वगैरह सब कुछ चल रही थी, और अब हम लोग ने जीएसटी ला दिया है जिसमें बहुत सारी चीजों को बहुत क्लियर कर दिया है। मतलब अब लिटिगेशन के स्कोप कम रहेंगे, ऐसा मानना है लॉ का। लेकिन देखिए, जहां भी कानून होगा वहां कानून से लड़ाई तो होगी होगी, तो लिटिगेशन तो होगा ही, चाहे कितना भी अच्छा कानून बन जाए। लेकिन फिर भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अब लिटिगेशन कम होंगी। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी ज्यादा है, ठीक है। Broadly, the controversies relates to issues like whether a particular process amounts to manufacture or not, whether the sale is predetermined sale, whether a particular transaction is sale of goods or rendering of services, etc. The law seeks to resolve these issues by laying down one comprehensive taxable event, that is supply. पुराने समय में था कि सेल ऑफ गुड्स पे वैट लगेगा, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगेगा, सबके लिए अलग अलग क्या था? टैक्सेबल इवेंट था। अब तो कह रहा है सभी चीज का एक ही टैक्सेबल इवेंट है, सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, व्हाटएवर, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग जब होता था तो उस पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी। कह रहा है अब सब खत्म, अब एक ही टैक्सेबल इवेंट होगा, दैट इज सप्लाई, और सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। तो ये एक डायग्राम मैंने बनाया है कि टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। जबकि पुरानी ओल्ड लॉ में क्या था? सर्विस टैक्स लगता था रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज पे, वैट लगता था सेल ऑफ गुड्स पे, और एक्साइज लगता था मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स पे, मतलब डिफरेंट टैक्सेबल इवेंट्स। बट नाउ देयर इज ओनली वन टैक्सेबल इवेंट, दैट इज सप्लाई। So we'll move to section 7, that is meaning and scope of supply, and you will find कि मैंने इस definition को different blocks में break कर दिया है। ये definition है section 1 section 7 subsection 1, फिर section 7 subsection 2 और section 7 subsection 3, और उसके बाद इसमें clauses भी आते हैं। तो मैंने देखिए कैसे इसको break किया है। section 7 subsection में 1 के अंदर clause में देखिए A, B, C, D, फिर सेक्शन 7 का 2 क्लॉज ए क्लॉज बी, फिर 3 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए क्लॉज बी। मैंने इसको ब्रेक इतना क्यों किया है? क्योंकि कभी कभी मैं आपसे पूछूंगा बताइए ये सप्लाई है कि नहीं, आप कहेंगे ये सप्लाई है, तो मैं पूछूंगा क्यों सप्लाई है, तो आपको बताना पड़ेगा सर सेक्शन 7
सबसेक्शन 1 क्लॉज ए की वजह से। तो कभी आप बोलेंगे सर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी की वजह से, इसलिए इतना ब्रेक किया है। और इतना ब्रेक कर देने के बाद आपके दिमाग में डेफिनेशन बैठ भी जाएगी, बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। और ये रनिंग पैराग्राफ में हम पढ़ते तो शायद ये दिमाग में बात बैठती नहीं। चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन को। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कहता है सप्लाई इंक्लूड्स ए ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ सच एज सेल। हालांकि सेल की कोई डेफिनेशन जीएसटी लॉ में दी नहीं है कि सेल का मतलब क्या होता है। तो भाई जो हम सेल जनरली समझते हैं वही सेल है, ठीक है। सेल के बाद ट्रांसफर, ट्रांसफर जो होगा वो भी सप्लाई है। ट्रांसफर कैसा होता है? बिटवीन ब्रांचेस, ये होता है बिटवीन ब्रांचेस। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में माल ट्रांसफर करते हैं, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में माल ट्रांसफर करते हैं, तो ये भी सप्लाई है। तो सप्लाई क्या है? बेचना सप्लाई है कहता है। दूसरा, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जो माल ट्रांसफर होता है ना, ये भी सप्लाई है। तीसरा, बार्टर और एक्सचेंज भी सप्लाई है। बार्टर का मतलब क्या होता है? बार्टर का मतलब होता है गुड्स देके बदले में गुड्स लेना, गुड्स देके बदले में गुड्स लेना। चेयर दिया आपको, बदले में टेबल ले लिया, कह रहा सप्लाई है। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज वो होता है जिसमें आप सामान के बदले में सामान तो देते ही हो, साथ में कुछ पैसे भी देते हो। जैसे आजकल मोबाइल खरीदने का सिस्टम क्या चल रहा है, देखिए फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब भी ऐसे ही बेचते हैं मोबाइल। आप नया मोबाइल लेते हैं, बदले में क्या देते हैं? पुराना मोबाइल प्लस कुछ पैसा। तो इसको कहा जाता है एक्सचेंज। याद रहेगा सबको एक्सचेंज क्या होता है? गुड्स लिया, बदले में पुराना गुड्स दिया, कुछ गुड्स दिया और कुछ पैसे भी दिए, दैट इज एक्सचेंज। अगर सामान के बदले में सामान ही दिया तो दैट इज कॉल्ड बार्टर। लाइसेंस, रेंटल, लीज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, ये तीनों वैसे तो कुल मिला के एक ही वर्ड है। लाइसेंस, रेंटल, लीज, ये तीनों मिला के एक ही वर्ड है। और ये क्या डिनोट करता है? किराएदारी को, ठीक है। अगर आपने किराए पे किसी को कोई चीज दी है तो ये क्या है? सप्लाई है, ठीक है। अगर आपने किराए पे कुछ भी दिया, ठीक है, प्रॉपर्टी दी, आपने किराए पे कोई एसेट दिया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सप्लाई कहलाएगा। डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? डिस्पोजल का मतलब होता है अब आप उसको हटा रहे हो अपने पास से। जैसे आपने मशीन खरीदी थी, अब खराब हो गई, तो आप कबाड़ी वाले को बेच देते हो, ये डिस्पोजल है, ठीक है। कबाड़ी वाले को बेच देना भी डिस्पोजल है, उठा के फेंक देना भी डिस्पोजल है। अब मेरे काम की नहीं रही तो मैंने उठा के फेंक दिया उसको, कह रहा ये भी डिस्पोजल है, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि पुरानी चीजें कुछ खराब वराब हो गई तो आप दान पुण्य कहीं कराते हैं, दे आते हैं उसको किसी को फ्री में, तो ये भी क्या है? डिस्पोजल है, ये भी सप्लाई कहलाएगा। क्लियर है बात सबको? तो सप्लाई क्या होती है? सेल होता है, ट्रांसफर होता है, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, तीनों किराएदारी हो गया, और डिस्पोजल। मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, कहता है लेकिन अगर ये कैसे हुआ है? मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, अगर बदले में पैसा मिला है, ठीक है। मेड फॉर अ कंसिडरेशन, आपने कंसिडरेशन के लिए किया है बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कॉमर्शियल मोटिव। आपने ये सारी एक्ट की, ये सब कुछ किया, कंसिडरेशन के लिए किया, कॉमर्शियल मोटिव से किया, तो कहता है ये सप्लाई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कंसिडरेशन हमेशा कैश में ऐसा जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन काइंड में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बार्टर में क्या होता है? आपने एक चीज दी तो बदले में दूसरी चीज ली, तो कंसिडरेशन है। जो चीज आपने ली है उसके बदले में कुछ दिया भी तो है, तो कंसिडरेशन है। कॉमर्शियल मोटिव भी है, ये भी देख लीजिएगा। अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा? दैट वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई। अब आप मुझे आंसर कीजिए, मैंने आपको गिफ्ट दिया और आपने मुझे गिफ्ट दिया। मैंने आपको गिफ्ट दिया, आपने मुझे गिफ्ट दिया, ठीक है। क्या हो गया? बार्टर। मैंने दिया आपको, आपने मुझे दिया, बार्टर। जल्दी बताइए क्या ये सप्लाई कहलाएगा?
नहीं कहलाएगा। आपने मेरी शब्दों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा मैंने आपको गिफ्ट दिया, आपने मुझे गिफ्ट दिया, कॉमर्शियल मोटिव है क्या? नहीं, कॉमर्शियल मोटिव होना चाहिए था, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए था। मैंने तो गिफ्ट दिया है, गिफ्ट कॉमर्शियल मोटिव से नहीं होता, प्यार से होता है, मोहब्बत से होता है, ठीक है? तो ये सप्लाई नहीं कहलाएगा। बहुत अलर्ट रहना, आपको समझ में आ गया ना? तुरंत गलती हुई होगी आपसे भी, ठीक है? दिस इज बार्टर और आपको लगा होगा नहीं ये सप्लाई है, तो आपको क्या देखना है कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, रेंटल, डिस्पोजल, ये सब कुछ हुआ हो फॉर अ कंसिडरेशन बट विद अ कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो अगर हम कहेंगे A has gifted to B and in turn B has gifted to A has gifted to B and in turn B has gifted to A, is it supply? तो answer is no, because it is not in the course of furtherance of business, because it is not in the course of furtherance of business. आप ये एग्जांपल लिख भी लीजिएगा कि A has supplied to A has given gift to B and in turn B has given gift to A. Is it supply? तो आंसर होगा no, because it is not in the course or furtherance of business. C. The activities specified in Schedule 1 made or agreed to be made without a consideration. The activities specified in Schedule 1 made or agreed to be made without a consideration. जो शेड्यूल 1 में एक्टिविटीज लिखी हुई है, अच्छा नहीं, पहले बी पढ़ना था। बी, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। अगर आप सर्विस को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन, बदले में पैसा देते हैं, वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है चाहे नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पहले वाले में तो कह रहा था कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए और कॉमर्शियल मोटिव होना चाहिए, दूसरे में कह रहा है आपने सर्विस अगर इंपोर्ट की है, आपको पता है ना कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे भी क्या लगता है? जीएसटी, या रिवर्स चार्ज आ जाता है। जब हम विदेश से कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं ना, तो हम रिवर्स चार्ज के तहत मुझे जीएसटी पे करना होता है, ठीक है? तो कहता है अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की है जिसके लिए आपने कंसिडरेशन पे किया है, तो वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस से रिलेटेड है चाहे नहीं है, वो सप्लाई कहलाएगा। मैं रिपीट करता हूं, इस बात को एग्जांपल से समझाता हूं आपको। बताइए, मैंने विदेश से एक आर्किटेक्चरल डिजाइन मंगाई है। आर्किटेक्चरल डिजाइन समझते हैं? बिल्डिंग बनाने का नक्शा मंगाया है विदेश से। क्या हुआ? ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस। फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए, मैंने उसको पैसे भी दिए। अब बात आती है कॉमर्शियल मोटिव है कि नहीं है। अगर ये डिजाइन मेरे ऑफिस बनाने के लिए है, तो पता है ये क्या कहलाएगा? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कॉमर्शियल मोटिव कहलाएगा। हो सकता है ये डिजाइन मैंने अपना घर बनवाने के लिए ली है। अगर मैंने घर बनवाने के लिए ली है तो फिर दिस इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये कॉमर्शियल मोटिव नहीं हो गया, ये पर्सनल हो गया। दिस इज नॉट कॉमर्शियल मोटिव, दिस इज पर्सनल। तो मैं आपको समझाता हूं, अगर मैंने विदेश से आर्किटेक्चरल डिजाइन मंगाई जिसके लिए मैंने उसे पैसे दिए हैं, तो चाहे वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, चाहे वो मेरे घर के बनाने के लिए हो चाहे मेरी ऑफिस बनाने के लिए हो, दोनों ही केस में वो सप्लाई है। अभी आप ये ना पूछिएगा सर जीएसटी कौन देगा, कैसे देगा, वो सब तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये सप्लाई है, सप्लाई है मतलब जीएसटी लगेगा, क्योंकि जो वो दे रहा है वो सर्विस है और ये सप्लाई भी है, सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी लगेगा। बात समझ में आई? सी है, द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 में जो एक्टिविटीज लिखी हुई है, शेड्यूल 1 में जो एक्टिविटीज लिखी हुई है वो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई है। ओ हो, शेड्यूल 1 की एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई है। और एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर्ड टू इन शेड्यूल 2। कह रहा है एक्टिविटीज को हम सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहेंगे, शेड्यूल 2 में जैसा लिखा हुआ है। तो मैं यानी जो शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है वो भी सप्लाई है, जो शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है वो तो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई है, और जो शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है वो भी सप्लाई है। तो सप्लाई की डेफिनेशन क्या हुई? सप्लाई की डेफिनेशन, सप्लाई इंक्लूड्स 7(1)(a) सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ये सब सप्लाई हो गई। 1B में क्या लिखा हुआ है
कि इंपोर्ट और सर्विस सप्लाई होगी अगर वो फॉर अ कंसिडरेशन है, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। फिर 1C में क्या आता है, 7(1)(c) में 7(1)(c) में आएगा कि शेड्यूल 1 में जो सप्लाईज लिखी हुई है वो सप्लाई है, ठीक है, जो भी एक्टिविटी शेड्यूल 1 में है वो सप्लाई है, इवन विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 में एक्चुअली सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन ही दिया हुआ है कि विदाउट कंसिडरेशन भी ये सप्लाई है, और जो शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है वो भी सप्लाई है। अब 2A क्या कहता है, कहता है शेड्यूल 3 सप्लाई नहीं है, notwithstanding anything contained in subsection 1, activities or transaction in schedule 3 और ये वाली एक्टिविटी बी वाली shall be treated neither as supply of goods nor supply of services, यानी 2A भी सप्लाई नहीं है। 2A क्या होता है, शेड्यूल 3, 2B क्या होता है, such activities or transaction undertaken by the central government, state government or local authority in which they are engaged as public authorities। कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अगर ये कोई एक्टिविटी करती हैं जो इनको पब्लिक अथॉरिटी के तौर पे करना है, मतलब अगर सरकार कोई काम करती है जो सरकार को करना चाहिए इसलिए वो कर रही है, तो कह रहा है वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं है। आप समझ पाए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सरकार जो काम कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार को ये करना है, तो कह रहा है वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं है। जैसे एक बात बताइए, सड़क बनवाने का काम किसका है, बोलिए, सरकार का। सरकार सड़क बनवा रही है तो ये कह रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस कुछ नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा। आगे देखते हैं, सड़कों पे लाइट किसका काम है, सड़कों पे लाइट हो ये किसका काम है, गवर्नमेंट का। अगर ये गवर्नमेंट काम कर रही है तो ये नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। घरों में पानी आता है, ठीक है, नगर निगम की तरफ से पानी आता है, ये किस सरकार कर रही है, ये काम क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार को ये काम करना चाहिए इसलिए कर रही है। इस पे ये सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस है, कह रहा है नहीं ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं है, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सरकार क्या सारे वही काम करती है जो सरकार को करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, पोस्ट ऑफिस चलाती है सरकार, क्या है पोस्ट ऑफिस, कोरियर सर्विस ही तो है। एक बात बताइए, क्या कोरियर सर्विस सरकार का काम है, नहीं, वो तो बिजनेस कर रही है। गवर्नमेंट भी बहुत सारे बिजनेस करती है। देखिए, सरकार आपके घरों में पानी पहुंचा रही है, ये बिजनेस नहीं है सरकार का। सरकारें सड़क बनवा रही है, ये बिजनेस नहीं है सरकार का। सड़कों पे लाइट लगी हुई है, वो बिजनेस नहीं है सरकार का। लेकिन सरकार पोस्ट ऑफिस चला रही है, वो धंधा है सरकार का, बिजनेस है। अरे वो तो कोरियर सर्विस ही तो है। तो ध्यान दीजिएगा, वो सप्लाई है जो पोस्ट ऑफिस चला रही है ना, वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस में आएगा। अभी यहां पे जो हम आपको सिखा रहे हैं वो ये सिखा रहे हैं कि अगर सरकार कोई काम करती है, कोई एक्टिविटी करती है, कोई ट्रांजैक्शन करती है जो सरकार होने की वजह से उसे करना चाहिए, तो इसे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। ओके, अब 3 में क्या लिखा है, subject to subsection 1 and 2, the government may on the recommendation of the council specify by notification the transactions that are to be treated as supply of goods and not supply of service। कह रहा है सबसेक्शन 3 में कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए ये कह सकती है कि इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहेंगे। फिर कह रही है हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहेंगे। गवर्नमेंट ये बात नोटिफिकेशन के थ्रू कह सकती है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए ये कह सकती है देखो ये गुड्स है, ये सर्विस नहीं है। अगर किसी भी चीज को गवर्नमेंट ऐसे भी कह सकती है देखो ये सर्विस है, ये गुड्स नहीं है, नोटिफिकेशन के जरिए ऐसा कह सकती है। फिलहाल ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, ठीक है। अभी तो कानून ही इतना नया है, ठीक है। कितना नोटिफिकेशन आने में ये सब के लिए समय लगेगा। अभी तो सब सोच समझ के गुड सर्विस बनाई दी है, शेड्यूल 2 तो बना ही हुआ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये इसमें तो कुछ है ही नहीं, जो भी डेफिनेशन है वो 1 और 2 में ही है। और सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में अब आपको याद रहेगा कि सप्लाई क्या होती है ये बताया गया है, और 7 सबसेक्शन 2 में सप्लाई क्या नहीं होती है ये बताया गया है, और 7 सबसेक्शन 3 में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए कह सकती है कि ये गुड्स की सप्लाई है, सर्विस की नहीं है, ये सर्विस की सप्लाई है, गुड्स की नहीं है, ऐसा कुछ कहा जा सकता है। तो क्या अब पूरी डेफिनेशन आपके ग्रिप में है, कंट्रोल में है? होगी, मुझे उम्मीद है कि होगी। अगर आपके ग्रिप में ये सब कुछ आ जाता है ना,
तो आप क्या किया करिए, मैसेज के जरिए मुझे बताया करिए, ठीक है। आप मैसेज के जरिए ये बात मुझे बताएंगे, आप व्हाट्सएप से मुझे ये बात बताएंगे कि आपके ग्रिप में ये डेफिनेशन आ गई सेक्शन 7 और आपको इस टेबुलर प्रेजेंटेशन से हेल्प मिली। मैं आपको एक नंबर देता हूं 8737012345। आई एम रिपीटिंग दिस नंबर 8737012345। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और बताइए कि टेबुलर प्रेजेंटेशन की वजह से सेक्शन 7 मेरे पूरे ग्रिप में आ गया है, मुझे समझ में आ गया है 7.1, 7.2, 7.3 एकदम ब्रेकअप के साथ, राइट। आइए इस डेफिनेशन की एनालिसिस, हालांकि इस एनालिसिस की बहुत ज्यादा आवश्यकता अब आपको है नहीं क्योंकि एनालिसिस मैंने कर दी पूरी। तो जो मैंने एनालिसिस आपको सुनाई है वही एनालिसिस यहां पे लिखी हुई है, हम लोग जल्दी से इसे भी पढ़ लेंगे। सप्लाई हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग ब्रॉड हेडिंग। सप्लाई को कैसे बांटा गया है मैं आपको बताऊं। देखिए सप्लाई सबसे पहले तो कहता है कि फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, इन बिजनेस होना चाहिए। फिर इंपोर्ट और सर्विस के लिए क्या, कंसिडरेशन के लिए तो होना चाहिए लेकिन बिजनेस के लिए होना जरूरी नहीं है। फिर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये हो गया शेड्यूल 2। तो देखिए 1 + 2 ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, ये सप्लाई है। निगेटिव लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये हो गया शेड्यूल 3, ये सप्लाई नहीं है, माइनस। यही तो कुल मिला के डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, जो सबसे पहला पार्ट था डेफिनेशन का, सबसे पहले पार्ट का मतलब है सेक्शन 7(1)(a), उसमें दो प्री रिक्विजिट्स थी, दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। और वो दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी कि इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन एंड नंबर 2 इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, नंबर 2 इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। थर्ड, बार्टर और एक्सचेंज। बार्टर और एक्सचेंज को समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने बड़े अच्छे से समझाया। सामान के बदले में सामान, गुड्स के बदले में गुड्स, तो ये क्या होता है, बार्टर। एक्सचेंज क्या होता है, कुछ लेंगे बदले में कुछ सामान भी देंगे, कुछ पैसा भी देंगे। एक्सचेंज का एकदम सीधा एग्जांपल है, नई कार खरीदिए, पुरानी कार दीजिए, कुछ पैसा दीजिए, एक्सचेंज है, ठीक है। मशीन लिया बदले में कार दे दिया, ये क्या है, बार्टर है। ये तो पैसा इन्वॉल्व नहीं ना था, तो ये बार्टर कहलाता है। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होता है, दिस इज द सम पेड और पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। जो एडवांस आपने पे किया है वो भी कंसिडरेशन है, कोई थर्ड पर्सन पैसा देता है वो भी कंसिडरेशन है, कोई पेनाल्टी वगैरह हम लेते हैं, कोई डिपॉजिट लिए थे जिसे हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो भी कंसिडरेशन है। क्या मतलब है मैं समझाऊं। आपने मुझसे एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, तो मुझे 10,000 रुपए दिए, कंसिडरेशन है मेरे लिए, हाँ। अच्छा, आपने आज 3,000 रुपए जमा किया कि कल मोबाइल लेने आओगे, आज 3,000 जमा किया कि कल मोबाइल लेने आओगे, ठीक है। तो ये जो आज 3,000 रुपए दे रहे हो, कल मोबाइल लेने आओगे, तो ये 3,000 रुपए भी क्या है, कंसिडरेशन ही है। तीसरी बात, आपने मुझसे मोबाइल लिया, आपने 3,000 रुपए दिया, आपके किसी दोस्त ने 7,000 रुपए दिया, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, 3,000 आप वाला भी, आपके दोस्त वाला भी 7,000, दोनों ही कंसिडरेशन है। कोई थर्ड पर्सन दे देता है तो वो भी कंसिडरेशन है। अब आई बात पेनाल्टी की। पेनाल्टी क्या है, आपने मुझसे तय किया मोबाइल 10,000 रुपए में, मैंने कहा कि ठीक है 10,000 रुपए में मोबाइल दे दूंगा, लेकिन पूरी पेमेंट 3 दिन में आ जानी चाहिए। अगर चौथे दिन पेमेंट आएगी तो 10,200 रुपए लूंगा। तो आप चौथे दिन आए तो मैंने 10,200 रुपए लिए आपसे, तो अब कंसिडरेशन कितना है, 10,200 है, पूरा इंक्लूडिंग पेनाल्टी, ठीक है। चलिए अब डिपॉजिट को समझ लेते हैं। आपने मेरे पास डिपॉजिट कर रखा था, 6 महीने बाद एक मॉडल लॉन्च होने वाला है उसके लिए, ठीक है, एक मोबाइल का मॉडल लॉन्च होने वाला है, उसकी प्री बुकिंग आज से शुरू हो रही है, पता नहीं कैसा धासू सा मोबाइल आने वाला है, 6 महीना पहले से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। आपने आज मुझे डिपॉजिट दे दिया उसके लिए 5,000 रुपया, ये भी क्या है, अरे कंसिडरेशन ही तो है मोबाइल का, जो 6 महीने बाद आप मुझसे लोगे। क्लियर सबको।
जनरली डिपॉजिट वर्ड यहां पे यूज करते नहीं है, मोबाइल वगैरह के केस में एडवांस वर्ड ही यूज करते हैं। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा समझा दिया। मैं आपको डिपॉजिट एकदम एग्जैक्ट तरीके से समझाऊं, डिपॉजिट क्या होता है। देखिए मैं आज आपको किराए पे जगह दे रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपसे डिपॉजिट ले लेता हूं, सिक्योरिटी मनी जिसको कहते हैं, ठीक है, कि आप 1 महीने का किराया मुझे सिक्योरिटी के तौर पे दे दो, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा कि जब जिस महीने आप छोड़ने वाले होंगे मेरी जगह, तो आप मुझे उस महीने का किराया नहीं देंगे, आप कहेंगे जो सर डिपॉजिट दिया था ना शुरू में उससे एडजस्ट कर लीजिए। तो वो डिपॉजिट जिस दिन एडजस्ट होगा ना उस दिन कंसिडरेशन ही है। वो डिपॉजिट डिपॉजिट है जब तक एडजस्ट ना हो। अगर वो किसी गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में एडजस्ट हो गया तो वो कंसिडरेशन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल 1 में हालांकि आपको याद रखना होगा कि विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई कहलाता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखिए सर्विस इंपोर्ट करेंगे पैसा देके, तो चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड ना हो, दोनों ही केसेस में वो सप्लाई कहलाएगा, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन सप्लाई की, लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर 3 शेड्यूल का जिक्र किया गया है, शेड्यूल 1, 2 एंड 3। अगर हम इन तीनों शेड्यूल को पढ़ लेते हैं तब जाके कहीं सप्लाई की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। बट आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, अगली क्लास में आएंगे तो आपके साथ शेड्यूल्स देखेंगे।